प्यारे दोस्तों, आपने आज तक जो कुछ भी सुना होगा ये वाकया उससे बिल्कुल अलग है, दिल को छू लेने वाला है। एक छोटे से गांव में एक बेवा गरीब माँ अपनी 6 बेटियों के साथ जिंदगी का हर दिन अपने दर्द और मुसीबत के बीच जीती थी। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। माँ की 3 बेटियां बिना शादी के पेट से कैसे हो गईं? गांव वालों की आंखों में हैरत थी और उनका दिल थमसा गया। हर कोई ये सोच रहा था ये कैसे हो सकता है? इन बेटियों का बाप कौन है? कैसे एक ही घर की 3 बेटियां एक साथ पेट से हो गईं? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बेवा औरत थी जिसकी 6 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका बेटा कोई नहीं था और 6 ही बेटियां बेहद खूबसूरत थीं और इस औरत की 6 बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई। उनकी जिंदगी में मुश्किलात तो जब आई जब उस बूढ़ी माँ को पता चला कि उसकी 3 बेटियां हामला हो गई हैं। और सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये कि उन तीनों को पता ही नहीं था कि उनके साथ ये गलत हरकत किसने की है। जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 3 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूँ है कि एक बादशाह की बैठक लगी हुई थी। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, सभी लोगों की बातें, परेशानियां, मसले सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई जिसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि ए अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने बादशाह को देखा और खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि ए अम्मा, आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? आप खामोश क्यों हो गईं? परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है वो मैं सबके सामने नहीं बताना चाहती। मैं सिर्फ आपको अकेले में ही बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरा कोई भी बेटा नहीं है और मैं अपनी 6 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। लेकिन मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। वो बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर मैंने इतने बड़े बड़े मसले हल किए, ये भला क्या मसला है जो ये मेरे पास लेकर आई हैं? इतनी परेशानी और इतना रो रही हैं। बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए, ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं पहुंचाएगा। नहीं, मैं आपको अकेले में ही वो बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इन्हें फौरन मेरे कमरे में लेकर आओ। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। तो बादशाह उसे कहता है कि ए अम्मा, अब बताइए कि आपको क्या परेशानी है? वो बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर को वफात पाए बहुत वक्त गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा भी नहीं है। मेरी 6 बेटियां हैं। मैं लोगों के बड़े घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, उनके घरों में काम करती हूँ और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उनसे मैं अपना घर चलाती हूँ। मेरी 6 बेटियां हैं, बहुत ज्यादा पर्देदार हैं, वो कभी भी घर से बिना जरूरत बाहर नहीं जाती हैं और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बड़ी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी शादी के बिना माँ कैसे बन सकती है। जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो मैंने उसे मारना शुरू किया कि बताओ तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया है और ये बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और आगे हाथ जोड़ने लगी कि ए अम्मा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। ए मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात तक नहीं की, मैं कभी घर से बाहर अकेली नहीं गई, मैंने तो कभी किसी के साथ
आँख तक नहीं मिलाई। ऐ मेरी प्यारी अम्मा, मुझे नहीं पता ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही। और वो बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बेटी ने 9 महीने के बाद एक बेटी को जन्म दिया और हमने मजबूर होकर इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह के बाद मेरी छोटी बेटी हामला हो गई। जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखने के बाद कहा आपकी ये बेटी भी पेट से है। और डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता और मेरी बेटियां भी बाहर नहीं जाती। इस दुखी माँ का ये वाकया सुनकर बादशाह हक्का बक्का हो जाता है कि ये औरत कैसा वाकया सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाते सुनाते बादशाह के पाँव पकड़ लेती है। ऐ बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे जरा भी पता नहीं चला कि वो इंसान कब आता है हमारे घर। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। बादशाह सलामत बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। वो कहने लगे कि ऐ अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी हुकूमत में कोई औरत इतनी दुखी हो, कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा हो। तुम फिक्र ना करो, अब ये परेशानी मेरी है। अब वो बूढ़ी औरत अपनी चादर लपेटे हुए वहाँ से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। बादशाह लोगों के मसले सुनकर जब फ्री होता है तो वो अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सज़ा देंगे। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात को पता कैसे करें। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि ऐ बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। तो बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है तो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वजीर एक बकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है। रात के करीब 10 बजे वो बूढ़ी औरत के घर चला आता है। वजीर को देखकर बूढ़ी औरत कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर कहता है कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई हैं, इस बात से बादशाह सलामत बहुत परेशान है। बूढ़ी औरत बोली, ये आपके हाथ में जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर उस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वो दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाना। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बांध देता है और फिर चुपके से इस घर के बाहर चला जाता है। और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाना। ये मत सोचिए कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है। उसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ए वजीर, तुमने इस बकरी को ऐसे ही पहुंचा दिया जैसे हम चाहते थे। जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वो शख्स घर की
छत पर आकर और छत में से सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे उन लोगों को बकरी की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है। फिर वो शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को पता भी चल गया बकरी के बोलने से, और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वो दो सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वो आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। बादशाह सलामत सिपाही से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए, जरा मैं भी तो देखूं मेरी हुकूमत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई। जब इसके चेहरे से नकाब हटा तो वो बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूकती है और कहती है कि ऐ दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों की जैसी हैं। ये तेरी सगी भतीजियां हैं। इनके साथ तूने ऐसी गंदी हरकतें की। जो चाचा होता है वो बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? बूढ़ी औरत अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते, तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे चाचा क्या और बाप क्या, उनके बाप इस दुनिया में नहीं थे और चाचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल करते, उनके रिश्तों की फिक्र करते, और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। फिर बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके गर्दन पर रखता है और कहता है कि सच सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस शख्स ने चेहरे पर खौफ आया। तब वो बताता है मेरी भतीजियां जवान थीं, उनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थीं। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरा दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ दो जिसे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सकें। बस इसी तरह मैं तब से ही वो जड़ी बूटियाँ लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ जाता और भाभी को और उसकी बेटियों को वो जड़ी बूटियाँ सूंघा देता था। उनको सूंघने से वो 4-5 घंटे बेहोश हो जाती थीं और जिसके साथ मैंने बदकारी करनी होती थी उसके साथ बदकारी कर लेता था। फिर वो शख्स जब अपना सारा जुर्म तस्लीम कर लेता है तो बादशाह सलामत वजीर को इशारा करते हैं। वजीर अपनी तलवार निकालकर उस शख्स की सर को धड़ से अलग कर देता है। इस तरह इस दरिंदे शख्स को उन लड़कियों के जालिम चाचा को सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी अम्मा से कहता है कि ए अम्मा, अगर आप मुझे पहले ही ये बात बता देती तो आपकी बाकी 2 बेटियों के साथ ये नहीं होता। मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन तीनों बेटियों की शादी मैं करवाऊंगा। उनको सारी हक मैं दिलवाऊंगा जिस चीज़ की वो हकदार हैं। तो दोस्तों, ये थी एक रहम दिल बादशाह की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, प्लस बेल आइकन भी दबा दें।